आलू ले लो, तोरई ले लो, बैंगन ले लो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव नंदीपुर में दो बहनें रहती थीं, जिसमें एक बहन का नाम सुशीला व दूसरी का नाम रेणु था। सुशीला की शादी एक मनोज नाम के लड़के से हुई थी, जो कि एक गरीब व्यक्ति था, जिस वजह से उसे अक्सर दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करना पड़ता था। क्योंकि मनोज एक व्यापारी के यहाँ काम करता था, उसे जितना पैसा मिलता उससे घर चलना मुश्किल हो जाता था, जिस वजह से उन दोनों को काम करना पड़ता था, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन वहीं उसकी दूसरी बहन रेणु अधिक सुंदर व चतुर होने की वजह से उसकी शादी एक अमीर व्यक्ति से होती है, जिस वजह से रेणु को अपनी सुंदरता और धन पर अत्यधिक घमंड था। रेणु सुशीला को हमेशा अपने से कम हाँकती और उसे भेजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब भी सुशीला रेणु के घर जाती तो वह अपनी कड़वी बातों से सुशीला का सीना छल्ली कर देती थी। एक दिन सुशीला बाजार से सब्जियां खरीदने जा रही थी तो तभी उसे इत्तेफाक से रेणु वहीं मिल जाती है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि गरीबी वास्तव में बहुत बुरी होती है। तुम्हें दिन रोज ऐसे दूसरों के घर में काम करके देख मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऊपर ये कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कई महीनों से इन्हें ही पहने हुए हो। क्या करे, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। रेणु, हम पैसों से तो बहुत गरीब हैं, लेकिन दिल और नियत के बहुत अमीर भगवान ने हमें कैसी भी जिंदगी दी हो, लेकिन हम उसमें बहुत खुश रहते हैं और मेहनत करके अपना जीवन गुजारते हैं। हाँ, वो तो तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि तुम कितनी खुश हो, पर मैं क्या करूं, मेरी तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। पर तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना सुशीला बहन। मुझे तुम्हारी बातों से जरा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इतने दिनों के बाद तुम मुझे यहाँ मिली हो। हाँ, वो तो है, मुझे कभी वक्त ही नहीं मिलता तुम जैसे गरीब लोगों से मिलने का, क्योंकि मेरा उठाना बैठना तो शहर के अमीरों लोगों से है। रेणु के इस व्यवहार के कारण सुशीला को बहुत दुख होता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि रेणु अब पहले जैसी नहीं रही। वो पैसों के लालच में इतनी आंधी हो चुकी है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, इसलिए वो बिना कुछ कहे सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। इसी प्रकार समय बीतता गया। फिर एक दिन सुशीला का पति मनोज मौसम बदलने की वजह से बीमार हो गया। उसके घर का सारा पैसा मनोज की बीमारी में खर्च हो गया। अब सुशीला के पास घर खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं बचा था। रात के समय में सुशीला अपने बीमार पति के पास बैठी थी, तभी उसका पति उससे कहता है, सुशीला, अब मुझे लगता है कि अब मेरा समय नजदीक आ गया है। मेरी हालत दिन रोज बिगड़ती जा रही है। ऊपर से घर में एक भी पैसा नहीं है। सारा पैसा मेरे इलाज में खर्च हो गया। अब बच्चों को भी पेट भर भोजन नसीब नहीं होता। अब पता हमारे घर का क्या होगा। आप चिंता मत करो, मनोज जी मैं कुछ न कुछ कर पैसों का इंतजाम कर लूंगी। कल सुबह होते ही मैं अपनी बहन के पास पैसे मांगने जाऊंगी। शायद उसको हम पर थोड़ा रहम आ जाए और वो हमारी कुछ मदद कर दे। अगले दिन सुशीला अपनी बहन रेणु के घर जाती है। तभी उसकी बहन उसे देखकर कहती है, क्या बात है सुशीला, आज मेरे घर की याद कैसे आ गई तुमको? रेणु, पिछले कुछ दिनों से मनोज जी की तबीयत खराब होने के कारण घर में अब एक भी पैसा नहीं बचा है। मैंने सोचा कि तू शायद इस समय मेरी कुछ पैसों की मदद कर देती तो बहुत मेहरबानी होती। ये तो सोच में बहुत दुख की बात है दीदी, पर मैं इस समय मजबूर हूँ, क्योंकि टिंकू जी बाहर व्यापार के लिए जमीन खरीदने के लिए सारे पैसों को अपने साथ ले गए हैं। लेकिन तुम थोड़ा समय पहले मेरे पास आती तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर पाती। लेकिन रेणु, तुम इस समय कहीं से थोड़ा बहुत इंतजाम तो कर ही सकती हो। अरे सुशीला, अगर मैं ऐसे ही तुम जैसे लोगों पर फालतू के पैसे लूटने लगी तो मेरे घर का क्या होगा? रेणु के मुख से ऐसी बातें सुनकर सुशीला का कलेजा फट सा जाता है।
बेचारी दुखी होकर वहां से निकल आती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रेणु ने तो पैसे देने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे लगता अब मुझे अपने भाई हरेश के पास जाना चाहिए। अब वो ही मेरी आखिर उम्मीद है। ऐसा सोचकर वो अपने भाई के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहां पर उसे हरेश की पत्नी मिलती है। भाभी, क्या भैया घर पर हैं? नहीं, तुम्हारे भाई घर पर नहीं हैं। वो किसी काम के चक्कर में शहर गए हुए हैं। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बता दो। क्या बताऊं भाभी, मनोज जी की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है और मुझे इस समय थोड़े पैसों की जरूरत है। देखो सुशीला, तुम्हें तो हमारे घर की हालत के बारे में पता है। अगर हमारे पास पैसे ही होते तो आज तुम्हारे भैया शहर क्यों जाते काम करने के लिए। और वैसे भी हमारे घर के खर्चे भी बहुत हैं, इसीलिए माफ करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। भाभी, अगर थोड़े बहुत पैसों की व्यवस्था हो जाती तो मैं कसम से आपके पैसे घर की हालत सुधरते ही दे देती। जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुझे मुझसे और कुछ सुनना है तो बताओ। सुशीला को उसकी भाभी के गलत व्यवहार के कारण कोई मदद नहीं मिलती है और वो सीधा अपने घर की तरफ निराश मन के साथ निकल आती है और अपने घर के आंगन में बैठ जाती है। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। इधर एक साधु बाबा तपतपाती ही गर्मी में उस गांव में बिछा मांगने आ जाता है। उसके मुख पर एक अगला सा तेज था, लेकिन उसकी हालत थोड़ी खराब थी। वो पहले रेणु घर पहुंच जाता, जहां रेणु घर के बाहर ही खड़ी थी। बिछान देही, बिछान देही। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। मैं तुम्हें अपने घर से एक अन्न का दाना भी नहीं दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। साधु बाबा को उसकी बातों पर क्रोध तो आया, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते और सीधे वहां से आगे की ओर चल देते हैं। ऐसे ही वो बिछा मांगते मांगते सुशीला के घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, मुझ साधु को थोड़ा भोजन मिलेगा। तुम बेटी मना नहीं करना। मैंने सारे गांव के चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई सहायता नहीं की। कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास जो भी कुछ थोड़ा भोजन बचा है मैं उसे तुम्हें दे देती हूँ, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। आप यही रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर सुशीला अपने घर के अंदर जाती है और जो थोड़ा भोजन उसके लिए बचा था वो उसे साधु बाबा को दे देती है। बेटी, तूने मुझ असहाय पर इतना बड़ा उपकार कर कर मुझे अपना ऋणी बना दिया। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा? बाबा, अगर आपका आशीर्वाद मेरे पति को मिल जाए तो मेरे लिए ये कोई वरदान से कम नहीं होगा। मैंने अपने पति के इलाज के लिए सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की। अगर आप उन्हें अपना आशीर्वाद देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है वो शीघ्र ही स्वतः हो जाएंगे। फिर वह साधु सुशीला को एक जादुई मटका देता है। अरे साधु बाबा, मैं इस मटके का क्या करूंगी? मेरे घर इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटी, ये कोई मामूली मटका नहीं। ये मटका जिस घर में चल जाए उस घर के सारे दुखों का अंत कर देता है। जो इस मटके में से जो भी कुछ निकलेगा वो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक बेट होगा। ऐसा कहकर वो साधु वहां से अंतर ध्यान हो जाता है और सुशीला भी उस मटके को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद मनोज की तबीयत अचानक पल्ले जैसी ठीक हो जाती है। अरे भाग्यवान, अब मेरी तबीयत अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा था। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। हाँ जी, अभी थोड़े समय पहले हमारे घर एक साधु महाराज आए थे। उन्होंने मुझे ये मटका दिया और ये मेरे घर में घुसते ही सारे दुखों को दूर कर देखा, और इसमें से जो भी कुछ वो उनकी तरफ से एक बेट होगी हमारे लिए। फिर वे दोनों उस मटके को खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उस मटके में सोने चांदी से भरे गहने व सिक्के रखे थे। ये सब देखकर वो चौंक जाते हैं। ये क्या, इतने सारे जेवर व सिक्के? मुझे लगता है वो साधु जरूर भगवान होंगे, तभी तो वे हमारे अच्छे कर्मों का फल इस रूप में हमें देकर गए हैं। अब इनसे कोई अच्छा ही काम करेंगे। फिर सुशीला मनोज को व्यापार के बारे में समझाती है, क्योंकि सुशीला एक होनहार और बुद्धिमान औरत थी। उसे पता था कि इस खजाने को उसे कैसे उपयोग में लाना है। वह मनोज को सब कुछ समझा देती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें इस कड़कड़ी धूप व गर्मी में लोगों के लिए कम पैसों में आम व गन्ने के जूस बेचा करेंगे। फिर सुशीला कुछ चांदी के सिक्के लेकर एक फल बेचने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है,
भाई साहब मैं आम व गन्ने का जूस निकालकर कम पैसों में लोगों को बेचा करूंगी। क्या आप मुझे सही दामों में अच्छे आम व गन्ने देंगे? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको काफी सस्ते पैसों में सबसे अच्छे आम व गन्ने दूंगा, जिससे आप अच्छी गुणवत्ता वाला जूस निकाल पाएंगी। फल वाला सुशीला को कम पैसों में अच्छे फल देने को राजी हो जाता है। फिर अगले दिन से सुशीला और उसका पति जूस बेचने लग जाते हैं। इस गर्मी में लोगों को उनका ठंडा ठंडा जूस काफी पसंद आ रहा था। पहले दिन से उन्होंने अपने इस व्यापार को गांव में जमा लिया था। गांव के लोग भी सुशीला के बनाए कम पैसों वाले जूस से काफी खुश थे। धीरे धीरे ये खबर आप पास के गांव में भी फैल जाती है और किसी तरह उसकी बहन रेणु के इसके बारे में पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर जल भुन गई। कल तो ये मुझसे भीख मांग रही थी और आज इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? और इसका पति भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अचानक ये कैसे हो गया? जो भी हो, पर अब मुझे इस मामले की छानबीन करनी होगी। फिर जैसे ही रात होती है तो रेणु अपने घर से निकलकर सुशीला के घर पहुंच जाती है और खिड़की से चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। सुनो जी, आज हमने काफी मुनाफे के साथ अपना नया व्यापार भी खड़ा कर लिया। ये सब उन साधु बाबा के कारण मुमकिन हो पाया है। अगर वो हमें ये जादुई मटका न देते तो हमें इसी गरीबी में ही मरना पड़ता। हाँ सुशीला, ये सब उनकी ही मगरवाणी है जो मुझे भी एक नई जिंदगी के रूप में मिली है, वरना आज भी मैं असहाय यूं ही बीमार पड़ा रहता। वो साधु बाबा तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि अचानक इनके पास इतना धन कहाँ से आया। ये सब उस जादुई मटके के कारण हो रहा है जो इन्हें उस साधु ने दिया है। अब जैसे ही ये सोने के लिए जाते हैं तो मैं उस जादुई मटके को चुरा लूंगी। रेणु उनके सोने का इंतजार करती है। जैसे ही वे लोग सोते हैं तो रेणु उनके घर में घुस जाती है और उस जादुई मटके को जैसे ही हाथ लगाती है तो मटका वहां से गायब हो जाता है और दूसरी जगह आ जाता है। तभी उसमें से तेज रोशनी निकलती है। ऐ लालची औरत, तुझे पता भी है अगर इंसान का लोभ अधिक बात जाता है तो वह उसके लिए सदा हानिकारक होता है। तूने अपने जीवन में आज तक एक व्यक्ति की भी मदद नहीं की और आज तू धन के लालच में इतनी अंधी हो गई कि अपनी बहन के घर ही चोरी करने आ गई। अगर वक्त रहते तूने अपनी इस गंदी सोच को नहीं बदला तो ये सोच तेरा पतन का कारण बनेगी। इतना सुनकर रेणु घबरा जाती है और वहां सीधे अपने घर की ओर भागने लगती है और इस बात के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती है। अगले दिन रेणु अपने घर में काम करने वाले नौकर को बुलाती है और उससे, सुनो हीरालाल, मेरी बहन सुशीला का व्यापार अब तेजी से चल रहा है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसका सारा व्यापार मिट्टी में मिल जाए। मालकिन, अगर हम ये खबर फैला दे कि सुशीला का जूस खराब गन्ने व सड़े हुए आमों से बनता है तो उसका व्यापार खुद ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं, पर याद रखना हमें इस काम को बड़े ही सावधानी से करना होगा, तभी जाकर हम इस सुशीला का व्यापार पूरी तरह बंद करवा पाएंगे। फिर अगले दिन रेणु अपने आदमियों को इकट्ठा करती है और उन्हें पैसे देकर अपनी योजना उनको बताती है। सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम्हें सुशीला की दुकान से जूस लेना है और उसे गंदगी से बना हुआ बताकर फेंक देना है, जिससे लोगों को लगेगा कि वास्तव में सुशीला का जूस खराब है। फिर जब सुबह होती है तो सुशीला अपनी दुकान खोलती है। लोग भी धीरे धीरे वहां आने लगे थे। तभी उसी वक्त वहां रेणु के आदमी पहुंच जाते हैं और जूस पीने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ता, यह क्या, इस जूस में तो मुझे बदबू आ रही है, स्वाद भी कुछ अलग सा आ रहा है। भाइयों, कोई भी इसका जूस मत पीना, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। हाँ भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। इस जूस में तुमने आखिर ऐसा क्या मिलाया है जो ये पीने में इतना कड़वा लग रहा है? दुकान पर सभी लोग ऐसा सुनकर चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहां एक और आदमी आता है। अरे ये क्या, मुझे लगा कि सुशीला के यहाँ का जूस सबसे स्वादिष्ट मिलता है, लेकिन यहाँ तो मैं और ही कुछ देख रहा हूँ।
लेकिन रेणु के आदमी तो वहां पहले से अफवाह फैलाने आए थे। वो वहां से जोर जोर से आवाज लगाते हुए चले जाते हैं। फिर बचे कूचे लोगों के अंदर भी भय घुस जाता है और फिर वो सब भी वहां से चले जाते हैं। सुशीला की दुकान अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसे ये सब देखकर बहुत दुख तो हुआ, लेकिन वो जानती थी कि जरूर ये सब किसी की साजिश है। इसलिए अपने घर बैठकर आराम से सात मन के साथ एक योजना बनाई। वो अगले दिन से गांव के घरों में जाकर लोगों को जूस देने लगी और उनको यह विश्वास दिलाती है कि जूस में कोई भी खराबी नहीं है। देखो भाइयों, मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री में जूस पिलाती हूँ। अगर आपको इसमें कोई खराबी नजर आए तो आप फिर मुझसे कहना। गांव वालों ने जूस को पिया तो उन्होंने पाया कि जूस में कोई भी मिलावट नहीं है और इससे लोगों समझ आ गया कि ये सब किसकी की साजिश है, जो सुशीला की दुकान बंद करवाने के लिए की है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों देखा कि जो लोग कल सुशीला के जूस को खराब बता रहे थे वो सभी रेणु के घर से पैसे लेकर जा रहे थे। ये बात जूस की भांति सारे गांव में तेजी से फैल जाती है। तभी एक वीरपाल नाम का आदमी सुशीला के पास आता है और उससे कहता है, सुशीला बहन, हमें माफ कर दो। हमने भय के कारण उन अफवाहों पर विश्वास कर लिया था, पर हम अब समझ चुके हैं कि ये सब तुम्हें फंसाने के लिए साजिश की गई है। अब धीरे धीरे लोग फिर से सुशीला की दुकान पर आने लगे थे। उसकी मेहनत और लगन ने उन सब का दिल जीत लिया था। लेकिन जब रेणु को इसके बारे में पता चलता है तो वह आग बबूला हो गई। दोबारा उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे अच्छी तरफ से अपनी नई योजना के बारे में बताती है। पर मालकिन, इस काम को करने में तो बहुत खतरा है। किसी को थोड़ा सा शक भी हो गया तो हम सब फंस जाएंगे। तुम चिंता मत करो, किसी को कानो कण खबर नहीं होगी। बस तुम इस काम को सावधानी से अंजाम दे देना, उसके बाद मैं देख लूंगी। पर मालकिन, अगर किसी ने हमें आग जलते देख लिया तो हम क्या करेंगे? तुम एक नंबर के मूर्ख हो। जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा करना, बाकी सब मैं देख लूंगी। वो नौकर रेणु की बात मान जाता है और जैसे ही रात होती है तो वह अपने दोस्त रोहित के साथ सुशीला की दुकान के पास चल देते हैं और वे दोनों उस दुकान के पास जाकर उसे जला देते हैं। धीरे धीरे आग पूरी दुकान में फैल जाती है और तेजी पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लेती है। भयानक आग की आवाजें सुनकर लोगों की आंखें खुल जाती तो वे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, अरे भाइयों, सुशीला की दुकान जल रही है, कोई तो इस आग को बुझाओ। गांव के लोग जब तक उसकी दुकान के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे दानों उस दुकान में आग लगाकर बड़े ही आसानी से वहां निकल जाते हैं। जब सुबह होती है तो सुशीला अपनी दुकान पर आती है। दुकान की ऐसी हालत देखकर वो हैरान हो जाती है। सुशीला और उसके पति को एक मानो जोर का झटका लगा हो, इतने में वहां गांव का सरपंच भी पहुंच जाता है। मुझे बहुत दुख है तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि इस सब के बीच किसका हाथ है। सुशीला को भी विश्वास होगा था कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। उन सब ने मिलकर इधर उधर देखा तो सुशीला को मिट्टी के तेल की बोतल व एक तौलिया मिली। उसे वो सरपंच को दिखाती है। गांव के लोगों के बीच यह बात फेल है कि चोर की तौलिया और उसके पास तेल की बोतल मिली है। फिर अगले दिन सभी गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, आप में से कोई इस तौलिए को पहचानता है? हाँ, मैंने ये तौलिया कल रेणु के नौकर के पास देखी थी। सभी गांव वाले रेणु की ओर शक की नजर से देखते हैं, जिसके कारण रेणु घबरा जाती है। नहीं, ये मेरे नौकर की तौलिया नहीं है। वैसे भी बाजार में ऐसी तौलियां तमाम आती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे नौकर ने आग लगाई है। पर ये तेल की बोतल तो तुम्हारे ही गोदाम में ही मिलती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि चोरी तुमने ही करवाई है। मुखिया की बातें सुनकर रेणु बहुत घबरा जाती है। अब उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा था, वह हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सरपंच जी, ये सब मैंने ही करवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन सुशीला मुझसे अमीर बने। इसलिए मैंने ही अपने नौकर से कहकर ऐसा करवाया था। तुम अहंकार में इतनी अंधी हो गई कि तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम जिसके साथ ऐसा कर रही हो वो तुम्हारी अपनी बहन है। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब इस गांव में नहीं रह सकती हो।
तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। उसके साथ सुशीला का जितना नुकसान हुआ है उसकी तुम्हें ही भरपाई करनी होगी। सरपंच जी, मैं अपनी बहन को इस गलती के लिए माफ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसे एक और मौका मिल सके सुधरने का। जैसा तुम कहो सुशीला, अगर तुम इसे माफ करती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। रेणु ने अपनी बहन के साथ इतना गलत किया, फिर भी उसने उसे माफ कर दिया, जिस वजह से रेणु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुशीला से माफी मांगती है और गांव वाले भी सुशीला के नेक दिल को देखकर खुश होते हैं।